जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली का 7वां भाव खाली हो तो उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर पराशर पद्धति के टोटल 8 अलग अलग नियम हमें बताए गए हैं। इन नियमों को अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलता है कि जन्म कुंडली का 7वां भाव अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। तो आइए जानते हैं पराशर पद्धति के 8 अलग अलग नियम। जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को हम 7वां भाव कहते हैं और इसकी गिनती कहां से शुरू होती है, यहां से। इसे लग्न भाव कहते हैं और इसे पहला भाव भी कहते हैं। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 7वां, तो इसे हम 7वां भाव कहते हैं। जन्म कुंडली के अंदर 7वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती काम त्रिकोण के अंदर होती है। काम त्रिकोण के अंदर 3 भाव आते हैं, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। तो ये तीनों भावों को काम त्रिकोण कहा गया है और उसके अंदर 7वें भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये भाव होता है कामनाओं का, इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का। उसके बाद तीसरे भाव को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि वो भाग्य भाव का लाभ भाव है, यानी कि भाग्य से 11वां भाव, यानी कि भाग्य का लाभ भाव है। उसी प्रकार 7वां भाव ये लाभ भाव का भाग्य भाव है। लाभ भाव से 9वां भाव, यानी कि लाभ भाव का भाग्य भाव भी है। भाग्य भाव के अलावा और भी चीज मैं आपको बता देता हूं कि चौथा भाव होता है सुख भाव और भावात भावम नियम में कहा गया है कि चौथे भाव से चौथा भाव, यानी कि सुख भाव का सूक्ष्म भाव 7वां भाव होता है। अगर व्यक्ति कितना सुखी होगा तो ये भाव का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है? सप्तम भाव से देखा जाता है पति का सुख या फिर पत्नी का सुख। सप्तम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को बिजनेस के अंदर, रोजगार के अंदर कितनी सफलता प्राप्त होगी। व्यापार के अंदर वो व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारी बातें हम सप्तम भाव से देखते हैं। और सप्तम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं क्या है। अगर वो देखना है तो भी सप्तम भाव को देखा जाता है। अभी हम आएंगे पराशर पद्धति के 8 अलग अलग नियमों को हम लोग कुंडली में अप्लाई करेंगे। आपका जन्म लग्न कोई भी हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर कोई भी राशि हो सकती है और आपका सप्तमाधिपति कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नियम हर एक के ऊपर लागू पड़ता है। वो नियम क्या है तो सुनिए। सबसे पहला नियम कि जन्म कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव का स्वामी है ये कौन सी राशि में बैठा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अर्थात सप्तमाधिपति ग्रह अगर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर मित्र राशि में बैठा हो या उच्चका होकर बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है तो सप्तमाधिपति कौन हुआ? मंगल हुआ। अगर ये मंगल स्वगृही होकर बैठा है, फिर यहाँ देखो मित्र राशि में बैठा है, सिंह राशि में, भाग्य भाव में उच्चका होकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि 7वां भाव बहुत ही बलवान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति स्ट्रांग है। तो जब सप्तमाधिपति बलवान होगा तो 7वें भाव का अच्छा फल मिलेगा। तो अच्छा फल क्या मिलेगा? तो हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को पति का सुख या फिर पत्नी का सुख उत्तम प्राप्त होगा। विवाह के बाद इस व्यक्ति का भाग्योदय होगा। इस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करने से लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति अपने रोजगार के अंदर, अपने व्यापार के अंदर बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे और ये व्यक्ति अपनी मन की सारी इच्छाओं की परिपूर्ति कर पाएगा, अपनी सारी इच्छाओं को परिपूर्ण कर पाएगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर सप्तमाधिपति ग्रह अगर शत्रु राशि में बैठा हो तो
सप्तमाधिपति नीच राशि में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सप्तमाधिपति मंगल अपने भाव से 8वें भाव के अंदर, वो भी शत्रु राशि में बैठा है। सप्तमाधिपति तीसरे भाव के अंदर कर्क राशि में नीच का होकर बैठा है, तो सप्तमेश कमजोर हो गया। जब सप्तमेश कमजोर हो गया तो 7वें भाव का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के विवाह में देरी हो सकती है, सगाई होके टूट सकती है, विवाह के बाद कंकास कलेश अशांति लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर इसकी पहली शादी होके ही टूट जाए। इसे व्यापार के अंदर बार बार नुकसानी के योग बने, पार्टनरशिप में व्यापार करे तो उसमें और भी नुकसानी हो सकती है, और ये व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। अभी आते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि सप्तमाधिपति ग्रह कौन से भाव में बैठा है, ये जानना भी बहुत बहुत आवश्यक होता है। अगर सप्तमाधिपति ग्रह केंद्र में बैठा हो या फिर त्रिकोण के अंदर बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। एग्जाम्पल, यहां देखिए सप्तमाधिपति मंगल चौथे भाव के अंदर मित्र राशि में बैठा है। सप्तमाधिपति मंगल लग्न में बैठ के अपनी स्वराशि को देख रहा है। सप्तमाधिपति मंगल नवम त्रिकोण भाव में बैठ के उच्च का हो रहा है। तो नियम यह कहता है कि सप्तमाधिपति ग्रह केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देगा। क्या अच्छा फल देगा? तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति को बहुत ही प्रेम करने वाला, बहुत ही केयर करने वाला, उसे जीवन साथी प्राप्त होगा। विवाह के बाद इसका भाग्योदय होगा। ऐसे व्यक्ति को व्यापार के अंदर जाने से कम समय में अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करने से लाभ होगा। ये व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। ठीक इसके विपरीत जाते हैं, अगर सप्तमाधिपति ग्रह 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसे हमारे में त्रिक भाव कहते हैं और ये तीनों भाव को शुभ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि 6वें भाव से देखा जाता है ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन। अष्टम भाव से क्या देखा जाता है? मानहानि, बदनामी, आरोप, घात, प्रत्याघात, असाध्य रोग, अकस्मात, मृत्यु, ये सभी देखा जाता है अष्टम भाव से। और 12वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? व्यय, खर्चा, दवाइयां, हॉस्पिटल, बंधन, जेल, नुकसानी। तो जन्म कुंडली के अंदर 6वें 8वें और 12वें भाव को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। तो जब सप्तमाधिपति ग्रह अगर 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति को विवाह के अंदर बहुत देरी हो सकती है, इसकी बार बार सगाई होके टूट सकती है, विवाह के बाद कंकास कलेश अशांति लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, शादी के बाद डिवोर्स भी हो सकता है। और मेरे अनुभव में देखा है कि सप्तमाधिपति जब 6वें भाव में बैठ जाता है तो निश्चित उसकी शादी टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि इस लड़के को अर्क विवाह करना चाहिए और अपनी पहली शादी को टाल देना चाहिए। अगर लड़की हो तो हम कहते हैं कि इसे कुंभ विवाह की पूजा करके अपनी पहली शादी को टाल देना चाहिए। तो ये हम इस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं। अभी आते हैं तीसरा नियम। पराशर पद्धति का तीसरा नियम यह कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो 7वां भाव होता है और वो 7वें भाव का स्वामी यानी कि जो सप्तम भाव है और सप्तमाधिपति अगर ये शुभ कर्तरी योग में आते हो तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। एग्जाम्पल, ये देखिए ये 7वां भाव है और 7वें भाव में धनु राशि है। ये सप्तम भाव खाली है, इसके एक तरफ है बुध, एक तरफ है चंद्र। तो बुध और चंद्र दो शुभ ग्रहों के बीच में होने की वजह से हम कहेंगे कि सप्तम भाव शुभ कर्तरी योग में है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार सप्तमाधिपति गुरु को हम लोग ले लेते हैं, तो सप्तमाधिपति जो गुरु है वो भी बुध और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों के बीच में आ गया है। तो हम कहेंगे कि अगर सप्तम भाव शुभ कर्तरी योग में आ गया हो या फिर सप्तमाधिपति ग्रह शुभ कर्तरी योग में आ गया हो तो सप्तम भाव से लगती चीजों का बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है।
क्या फल मिलता है तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय प्राप्त होता है। विवाह के बाद इसका भाग्योदय होता है। उनका जीवन साथी बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाला होता है, इसलिए विवाह के बाद उनका बहुत अच्छा भाग्योदय होता है। ये व्यक्ति को बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करने से बहुत लाभ होता है। सातवां भाव अतृप्त इच्छाओं का है, तो जब सप्तम भाव बलवान हो जाता है तो उस व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छाएं हैं, जो लोगों को नहीं बताता, वो इच्छाएं भी वो पूरी कर पाता है। और सप्तम भाव बलवान हो तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो 10वें भाव का 10वां भाव है। तो 10वें भाव का 10वां भाव जब होता है तो यहां से भी थोड़ा बहुत मान सम्मान का प्रभाव पड़ता है। अभी आते हैं ठीक उसका विपरीत। अगर सप्तम भाव दो अशुभ ग्रहों के बीच में आ गया हो, तो जैसे कि शनि मंगल, शनि राहु, मंगल राहु, शनि केतु, ऐसे दो पाप ग्रहों के बीच में अगर सप्तम भाव आ जाए तो हम कहते हैं कि सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में पीड़ित है। ठीक वैसे ही सप्तमाधिपति ग्रह अगर दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो हम कहते हैं कि सप्तमेश ग्रह पाप कर्तृ योग में पीड़ित है। एग्जाम्पल, सप्तमाधिपति गुरु, शनि और मंगल दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया है तो हम कहेंगे कि सप्तमेश गुरु मंगल और शनि के पाप कर्तृ योग में पीड़ित है। आपकी कुंडली में सप्तमाधिपति कोई भी हो सकता है। अगर वो ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा और हम कहेंगे कि ये व्यक्ति के विवाह में देरी हो सकती है, सगाई होके टूट सकती है, वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश अशांति लड़ाई झगड़े होते रहेंगे या फिर विवाह भंग हो सकता है। विवाह के बाद इन्हें बहुत आर्थिक संघर्षों में जीवन व्यतीत करना होगा और इनकी बहुत सारी आंतरिक इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी आता है चौथा नियम। जन्म कुंडली के अंदर चौथा क्या नियम है तो सुनिए, अगर सप्तमाधिपति ग्रह कोई शुभ योग निर्माण करता हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। जैसे कि सप्तमाधिपति ग्रह यहाँ पे देखिए स्वगृही होकर हंस योग नाम का राजयोग बना रहा है। वैसे ही यहाँ पे सप्तमाधिपति गुरु अगर मान लो यहाँ चंद्र हो तो गुरु चंद्र मिलके गजकेसरी योग बनाएंगे। तो सप्तमाधिपति ग्रह अगर कोई भी शुभ योग बनाता हो, राजयोग बनाता हो तो इससे सप्तम भाव का बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है सप्तमाधिपति गुरु स्वगृही होकर हंस योग बना रहा है, चंद्र होता तो गजकेसरी योग हो जाता। यहाँ और भी ऐसे बहुत सारे योग है, जैसे कि गुरु मंगल हो तो औदार्य योग बनता है, गुरु सूर्य हो तो आध्यात्म योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसका शुभ फल क्या कहेंगे तो सुनिए, सप्तम भाव शुभ होता हो तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होगा, सर्व प्रकार के भौतिक, सांसारिक, वैवाहिक सुखों को प्राप्त करेगा, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा, जीवन में सर्व प्रकार के सुख भोगेगा, उसे बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, पार्टनरशिप में व्यापार करने से लाभ होगा और ये व्यक्ति अपना व्यापार पूरी ईमानदारी, वफादारी नीति से करेगा और अपने व्यापार के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। उसके बाद आता है आगे का नियम, पांचवा नियम हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी इसका विपरीत हम लोग जाएंगे कि मान लो जो सप्तमाधिपति ग्रह है वो अगर कोई अशुभ योग बनाता हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर सब देखो सप्तमाधिपति कौन है, गुरु है। ये गुरु अगर राहु के साथ है तो यहाँ चांडाल योग बन रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में सप्तमाधिपति कोई भी हो सकता है, जैसे कि सप्तमाधिपति सूर्य अगर राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, तो आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग बनाता हो, तो आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो, तो आपकी कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शनि राहु के साथ श्रापित योग बनाता हो तो सप्तम भाव बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। और हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के अंदर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा,
विवाह देरी से हो सकता है, विवाह के बाद सगाई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या फिर सगाई होकर टूट सकती है, वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश अशांति लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसका जीवन साथी उसे कभी समझ ही नहीं पाएगा और उन लोगों का डिवोर्स भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार करने से नुकसानी हो सकती है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम आते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव और सप्तमेश के ऊपर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो अगर ये सप्तम भाव है, अगर सप्तम भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि मान लो गुरु की दृष्टि हो या फिर उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो या उसके ऊपर चंद्र की दृष्टि हो, तो ऐसे कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा फल माना जाएगा। ठीक उसके जैसा ही दूसरा कि सप्तमाधिपति चंद्र है, उसके ऊपर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो इधर देखिए एग्जाम्पल, सप्तमेश कौन है? चंद्र है। तो चंद्र के ऊपर गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार सप्तमेश के ऊपर अगर चंद्र बुध की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो तो भी अच्छा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और भाग्यशाली जीवन साथी मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार के अंदर बुद्धि के द्वारा बहुत धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनने के योग बनेंगे। इन्हें पार्टनरशिप में व्यापार करने से लाभ होगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, अगर सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। उसी प्रकार सप्तमेश चंद्र के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो जब सप्तम भाव और सप्तमेश के ऊपर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो हम कह सकते हैं विवाह में देरी होगी, सगाई होकर टूट सकती है, शादी के बाद लड़ाई झगड़े होंगे, डिवोर्स भी हो सकता है, पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी आते हैं आखिरी दो नियम। आखिरी नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली का जो सप्तमाधिपति ग्रह है वो जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा है, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठे तो उसे हम राशि वर्गोत्तमी कहते हैं। जैसे कि सप्तमाधिपति बुध यहाँ पे स्वगृही है मिथुन राशि में, अगर नवमांश में भी मिथुन राशि में हो तो हम कहेंगे कि सप्तमेश बुध राशि वर्गोत्तमी हो गया तो बहुत अच्छा फल देगा। ठीक उसी प्रकार सप्तमाधिपति ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश में भी उसी भाव में बैठा हो तो उसे भाव वर्गोत्तमी कहते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो सप्तम भाव का बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा अगर जो सप्तमाधिपति ग्रह मित्र नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे सप्तम भाव का बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसके विपरीत सप्तमाधिपति ग्रह शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। अगर मान लो सप्तम भाव पीड़ित होता हो तो उसका उपाय क्या करें? तो अगर लड़की हो और उसकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, पाप कर्तृयोग में हो तो हम कहेंगे उस लड़की को कुंभ विवाह करके पहली शादी को तोड़ देना चाहिए। ठीक अगर लड़के की कुंडली के अंदर सप्तम भाव पीड़ित होता हो तो हम कहेंगे उसे अर्क विवाह की पूजा करके पहली शादी तोड़ देनी चाहिए। और जो सप्तम भाव का कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। तो शुक्र की पूजा आराधना करनी चाहिए, शुक्र के 1.25 लाख मंत्र जाप करनी चाहिए तो उसे वैवाहिक सुख उत्तम प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।